यस वी आर एक्टिव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे जो आपका मत्स्य यूनिवर्सिटी और उसी के साथ में जो आपका यूनिराज है उसमें जो आपका बीए थर्ड ईयर चल रहा है उसके साथ में पेपर फर्स्ट के बारे में हमने डाला था। उसी के साथ में आपने जोर शोर से बताया और उसी के साथ में पेपर टू की जो डिमांड की है उससे रिलेटेड हम लेकर के आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसी के साथ में या अपन ऐसे कह सकते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध आपका जो पेपर है, पेपर नंबर 2, ठीक है साथियों, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बगैर देरी की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें जानते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम के लिए हमारे पास में इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए साथियों बगैर देरी के जान लेते हैं। आपको ओनली फॉर वीडियो को एंड तक वॉच करना है। इसी के साथ में चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है साथियों। चलिए बगैर देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में साथियों कि शीत युद्ध क्या है, ठीक है। मतलब शीत युद्ध क्या है। अब देखिए मेरा जैसे घना ज्ञानी भाई बैठे होंगे, इसमें कह रहा हूँ यार जाटाड़ा युद्ध, ठीक है। अरे यो जाटाड़ा युद्ध ना, इसके बारे में ध्यान से समझो कि भाई शीत युद्ध क्या है, इसका नाम आखिरकार शीत युद्ध क्यों पड़ा, ठीक है। विषय के साथ में आपके पास में लिखा हुआ है शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण व वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो शीत युद्ध की जो उत्पत्ति थी, ठीक है, उसके जो कारण थे और जो उसकी वर्तमान स्थिति है उसका वर्णन करना है, ठीक है। क्लियर हुआ, ध्यान रखिए। चलिए इसी के साथ में हम इसको रफ कर देते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है आपके पास में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा थी, ठीक है, उसके कार्यों का वर्णन कीजिए और ऐसे कह सकते हैं सुरक्षा परिषद के साथ उसके संबंधों का निरूपण कीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। इसको बहुत बारीकी से आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को रीड आउट कर लेना है क्योंकि जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसकी जो महासभा है और उसके साथ में जो उसके जो वर्क्स है उसके जो कार्य हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है। उसी के साथ में जो सुरक्षा परिषद है, ठीक है, उसके साथ उसके संबंध है और उनको आपको निरूपण करना है, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। इसी के साथ में है हमारे पास में आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों को समझाइए। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र जो संघ है हमारा, ठीक है, उसकी जो परिषद है और उसके साथ में जो संगठन है और उसके जो कार्य है, ठीक है, मतलब कि जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो संगठन है उसके जो वर्क्स हैं उनको हम क्या करना है, अंडरस्टूड या एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। और इसी के साथ में सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अपने सुझाव दीजिए, ठीक है। जो सुरक्षा परिषद है उसमें मतलब कि क्या क्या चेंजमेंट हो सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए और क्या क्या उसके लिए जो बेनिफिशियल आइडियाज़ हैं वो हमें प्रोवाइड करने चाहिए, ठीक है ना। वो आइडियाज़ आपको यहाँ पे देने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है आपके पास में। सिंपली से आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है उसका गठन किस प्रकार से किया जाता है, उसकी गठन प्रक्रिया क्या है, उसके साथ में इसके गठन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या ये बार बार चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में आपके पास में है कि क्षेत्राधिकार का वर्णन कीजिए। मतलब कि इसके क्या क्या क्षेत्राधिकार होंगे या इसके कौन कौन से अपन ऐसे कह सकते हैं कि बाउंड्री लाइन्स होंगी या डेड लाइन्स होंगी, ठीक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है आपके पास में कि विश्व राजनीति में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का विवेचन कीजिए। कि जो विश्व की जो या अपन कहेंगे जो वर्ल्ड पॉलिटिकल है या पॉलिटिकल वर्ल्ड है उसमें क्या करना है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो रोल है उसको आपको एक्सप्लेन करना है, उन चीज़ों को बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है कि तृतीय विश्व से आप क्या समझते हैं, या अपन कहें कि थर्ड वर्ल्ड या अपन कहें कि तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तृतीय विश्व की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका का परीक्षण कीजिए, ठीक है। जो तृतीय विश्व है उसकी अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है उसमें भूमिका का परीक्षण कीजिए, उसकी जांच कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास में साम्यवादी खेमे के विघटन का क्रमवार वर्णन कीजिए, ठीक है। जो साम्यवादी जो खेमा है उसके साथ में उसका जो विघटन है और विघटन का आपने को क्या करना है, सीरियल वाइज उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन करना है, उन चीज़ों के बारे में बताना है, उन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है कि साम्यवादी खेमे के विघटन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए तथा रूस की विदेश नीति का वर्णन कीजिए। क्या कि साम्यवादी खेमे के विघटन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। उसके मतलब कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़े, जो बैड इफेक्ट है या अपन कहें कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स कह सकते हैं, ऐसे के साथ में बेनिफिशियल इफेक्ट्स कह सकते हैं, ठीक है ना। उसी के साथ में जो रूस की जो रशियन है, ठीक है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो रूस है उसकी जो फॉरेन जो पॉलिसीज है या अपन कहें कि जो उसकी फॉरेन रेगुलेशंस हैं उनका वर्णन की अपने को एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ। चलिए अब इसी के साथ में आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है आपके पास में। यहाँ पे सिंपली से आपको देखने को मिलेगा
क्या कि भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का विवेचन कीजिए, कि जो हमारी जो भारत की या अपन कहें कि जो हमारे इंडिया की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, जो फॉरेन रेगुलेशंस हैं, उसके जो प्रिंसिपल हैं, ठीक है ना, जो मेन प्रिंसिपल्स हैं, उनको हमें क्या करना है, विवेचन करना है, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। और इसी के साथ में पिछले दशक से इसकी विदेश नीति में उभरते हुए नए आयामों पर प्रकाश डालिए, ठीक है ना। जो पिछले जो दशक है या अपन कहें कि जो पिछले जो वर्ष बीत गए, ठीक है ना, उनसे क्या हुआ, इससे विदेश जो नीति है उसमें उभरते हुए नए आयामों पर प्रकाश डालिए, मतलब कि जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं या नए कुछ कारनामे हो रहे हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 10 की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, ठीक है ना। इसका नाम गुट निरपेक्ष क्यों पड़ा, या अपन ऐसे कहें कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो किस प्रकार का होता है, क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस होते हैं, और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो किस प्रकार से चलाए जा सकते हैं, या अपन ऐसे कहें कि भाई गुट निरपेक्ष जो आंदोलन होते हैं वो कैसे कैसे किए जा सकते हैं, क्या क्या इनकी थीमें होती हैं, या क्या ये पब्लिकली बढ़िया होते हैं, या अपन कहें कि नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की उपलब्धियों की चर्चा कीजिए, मतलब कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो आज तक के लिए कितनी बार हो चुके हैं, और उसके साथ में उन्होंने क्या क्या चीज़ों के लिए उपलब्धियां हासिल की हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में आपको चर्चा करना है या डिस्कशन करना है, ठीक है। साथ ही इस आंदोलन की वर्तमान में प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए, मतलब कि इसी के साथ में आपको बताना है कि जो ये आंदोलन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन है, ये जो वर्तमान में या अपन कहें कि एट प्रेजेंट में इसकी जो प्रासंगिकता है, इसका जो रोल है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है आपके पास में कि पड़ोसी देशों के प्रति, या अपन कहें कि जो हमारे नियर बाय जो कंट्रीज होते हैं, ठीक है, उनके प्रति भारत की विदेश नीति का परीक्षण कीजिए, ठीक है। जो हमारे नियर बाय कंट्रीज हैं और उसके साथ में जो हमारा इंडिया है, इनके बीच में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, या अपन कहें कि जो भारत के जो फॉरेन जो रेगुलेशंस हैं और जो पॉलिसीज हैं, ठीक है, इनका आपको परीक्षण करना है, मतलब कि इन देशों के प्रति हमारा जो इंडिया की जो पॉलिसीज हैं वो कैसी हैं, मधुर हैं या कैसी हैं, ठीक है। उन चीज़ों के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, उन चीज़ों के बारे में आपको एग्जामिन करना है, परीक्षण करना है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आपके पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 यहीं पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है साथियों, कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख मुद्दों की विवेचना कीजिए, कि भाई जो भारत और पाकिस्तान है उसके बीच में जो मेनली जो डिबेट होता है, या अपन कहें कि जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि जो भी विवाद होते हैं उसके क्या क्या मेन कारण है। जैसे मान लीजिए अपन कहें कि पहले हमारा जम्मू और कश्मीर था, इसी के साथ में जो चंबल परियोजनाएं हो सकती हैं, इसी के साथ में नहर परियोजनाएं हो जाती हैं, काफ़ी बार टैक्सेस भी हो जाते हैं, काफ़ी बार हमारे जो सीमावर्ती अधिकतर देखने को मिलते हैं। ये सारी की सारी घटनाक्रम क्या होती है, जो हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद प्रकट करती हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के मुख्य कारण बनती है, ठीक है ना। उन चीज़ों के बारे में आपको विवेचना करना है, उन चीज़ों के बारे में आपको परीक्षण करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है आपके पास में यहाँ पे कि अमेरिका की विदेश नीति, ठीक है ना, कि जो अमेरिका है उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं और उसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, या अपन कहें कि उसके जो मेन प्रिंसिपल हैं, उसके जो मेन जो उसके पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनका परीक्षण करना है, और इसकी उभरती हुई नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। देखिए आप सभी जानते हैं सिंपली से अमेरिका हमेशा से आगे रहा है हर चीज़ में, तो अमेरिका की जो विदेश नीति है वो क्या होती है, कुछ हद तक बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है, ठीक है। उसी के साथ में आपको सिंपली से देखना है कि उसके जो मेन प्रिंसिपल हैं, उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको परीक्षण करना है, और उसकी उभरती हुई, या अपन कहें कि उसकी जो कोई भी ऐसे कह सकते हैं जो उसकी नई जो भी चेंजमेंट्स हो सकती हैं, या ऐसे कहें कि भाई जो उसकी नई पॉलिसीज़ हैं उनको फोकस कीजिए या उनके ऊपर फोकस करिए, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है आपके पास में कि चीन की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों तथा विशेषताओं का वर्णन कीजिए, कि जो चीन की जो फॉरेन पॉलिसीज है या फॉरेन रेगुलेशंस हैं, ठीक है, उनके जो निर्धारक तत्व होते हैं, या अपन कहें कि उनके जो रेगुलेटर जो डिटेक्शंस होती हैं, ठीक है ना, और उसके साथ में जो उनकी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ करते हैं, जो उनको डिस्क्रिप्शन देती हैं, और उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, उनके बारे में वर्णन करना है, उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, ठीक है साथियों। क्लियर हुआ। चलिए अब इसी के साथ में अपन इस चीज़ के बारे में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा यहाँ तक का। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर साझा कीजिएगा, और वीडियो आपको किस टाइप का लगा है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आई मीन दैट इज़ की रेटिंग्स कुछ शायद हो सकता है ऊपर चली जाए वीडियो की। चलिए अब इसी के साथ में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, या अपन कहें कि प्रश्न नंबर 15 की तरफ। वर्तमान संदर्भ में भारत चीन संबंधों की विवेचना कीजिए, ठीक है ना, कि जो वर्तमान में जो हमारे या ऐसे कहें कि वर्तमान संदर्भ में जो हमारे भारत और चीन के बीच में क्या क्या जो संबंध चल रहे हैं उनकी विवेचना करना है, उनके बारे में कैसे हैं कैसे नहीं है, और उनके साथ में क्या क्या विकास संभव है, क्या क्या उनके बारे में मतलब कि
मुद्दे खड़े रहते हैं, क्या क्या उनके साथ में लड़ाई होती है, कैसे कैसे क्या क्या कारण बन जाते हैं, क्या क्या मतलब कि चीन के द्वारा गुस्ताखियाँ होती है, क्या क्या इंडिया के द्वारा उस चीज़ों का परिणाम दिया जाता है। ठीक है ना, आपको उन चीज़ों के बारे में सिंपली से बताना है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिकी प्रवृत्तियों और मुद्दों को इंकित कीजिए। ठीक है ना, कि जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिकली है, और अपन कहें कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है, जो विदेशों के बीच में, या अपन कहें कि जो दुनिया भर में विदेशों में क्या होती है, जो राजनीति होती है, उसमें आपको क्या करना है, जो समसामयिक जो प्रवृत्ति होती है और जो भी उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं, या अपन कहें कि जो भी मेन इंडिकेशन के जरिए जो भी पॉइंट्स उठाए जाते हैं, उन चीज़ों को आपको क्या करना है, इंडिक्ट करना है, या कहें कि उनको पॉइंट ऑफ व्यू, या ऐसे कहें कि उनको पॉइंटर करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 17, या कहें कि प्रश्न नंबर 17। अरब एवं इजराइल के बीच जो संघर्ष के जो मूल कारण और तनाव के मुख्य बिंदु हैं, उनके ऊपर आपको चर्चा करना है, डिस्कशन करना है। किसके बीच, अरब और इजराइल के बीच जो भी स्ट्रगल हो रहा है, उनके जो मेन जो भी उनके पॉइंट्स हैं, जो भी रीजन हैं, ठीक है, उनके बीच में जो तनाव होता है, वो उनके मुख्य बिंदुओं पर आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए कुछ बिंदु सुझाइए। ठीक है ना, जो ये समस्या है, इसके लिए आपको क्या बताना है, कुछ पॉइंट्स आपको बेसिकली आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है आपके पास में, खाड़ी संकट के विभिन्न आयामों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है ना, जो या अपन कह सकते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल है, ये उसके जो संकट हैं, उसके जो विभिन्न आयाम होते हैं, उनको आपको एक्सप्लेन करना है, उनको आपको ऐसे कह सकते हैं कि उनको डिक्लेरेशन प्रदान करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है आपके पास में, प्रश्न नंबर 19। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, NIEO, ठीक है, कि प्रमुख विचारों मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, अब इसके साथ में आपको जो भी NIU के जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसके जो विचार होते हैं, उसके साथ में जो भी उनके मुद्दे होते हैं, उनका आपको विश्लेषण करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है आपके पास में, आसियान। ठीक है, आसियान आप सभी जानते हैं क्या है, सिंपली से एक संगठन है। ठीक है, आसियान के संगठन, उसके जो भी वर्क्स होते हैं, उसका क्या रोल है, उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, उन चीज़ों को एग्जामिन करना है, उन चीज़ों की जांच करनी है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 20 तक के लिए। और क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे आ रहा है, ये स्लाइड में यहाँ से इधर हो गया। ठीक है, सार्क दक्षेश के संगठन के कार्यों एवं भूमिका का परीक्षण कीजिए। ठीक है, सार्क आप सभी सिंपली से जानते हैं कि सार्क क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि एक संगठन है। ठीक है, उसके क्या क्या वर्क्स हैं, उसका क्या रोल है, उन चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहीं पे हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि मानव अधिकार पर संक्षेप में एक लेख लिखिए। ठीक है, कि जो मानव अधिकार हैं, या अपन कहें कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, शॉर्ट में आपको एक नोट बनाना है, या अपन कहें कि शॉर्ट ऐसे लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि जो पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, या अपन कहें कि जो एनवायरमेंटल जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको कन्फेशन करना है, या अपन कहें कि उनके बारे में आपको डिस्कशन करना है, और उससे रिलेटेड जो भी अंतर्राष्ट्रीय जो भी सम्मेलन होते हैं, या अपन कहें कि इंटरनेशनल जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनके बारे में आपको क्या करना है, वहाँ पे इन चीज़ों का डिस्क्राइब करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, वो क्या कह रहा है, आतंकवाद क्या है। अब इस चीज़ के बारे में मेरे को लगता है बताना नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छे से जानते हो, ऑलरेडी सारे के सारे इसी में है। ठीक है, आतंकवाद के कारणों एवं वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिएगा, कि मतलब कि जो आतंकवाद के जो कारण है, वो किन किन कारणों से आतंकवाद पनपता है। ठीक है, और उसके साथ में वर्तमान स्थिति जो मतलब कि आज हाल फिलहाल में, या अपन कहें कि अभी हाल फिलहाल में आतंकवाद की क्या स्थिति है, उस चीज़ के बारे में आपको एक्सप्लेन करना, उस चीज़ के बारे में आपको व्याख्या करना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। यहीं पे आप हमारे पास में आ रहा है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, या अपन कहें कि प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, कि परमाणु अप्रसार संधि की प्रमुख धाराओं का उल्लेख करते हुए बताइए कि यह अपने उद्देश्यों में कहाँ तक सफल हो सकी है। क्या, परमाणु अप्रसार संधि, ठीक है ना, उसकी जो प्रमुख जो भी जो मेन धाराएं हैं, उनको आपको क्या करना है, उनका डिस्क्राइब करना है, या उनका वर्णन करना है। ठीक है ना, और ये बताते हुए कि यह अपने उद्देश्यों में, मतलब कि ये भी जो भी इसके जो टारगेट्स हैं, उसमें मतलब कि वेयर एवर, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कहाँ तक के लिए, किस सीमा तक के लिए ये सक्सेस हो चुकी है। ठीक है, या हो पाई है। ठीक है साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि आपने 25 क्वेश्चन तक के लिए बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। चलिए अपन आगे की तरफ पढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 आ रहा है आपके पास में, सिंपली से कि निम्नलिखित पर लेख लिखिए, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इनमें से आपको क्या करना है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट बनाने हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि भाई इनके बारे में शॉर्ट आपको ऐसे लिखना है, या ऐसे भी ना समझो तो ऐसे समझ लो पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ से भी ना समझो तो ऐसे समझ लो आप निबंध लिखना है। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ। अब इसी के साथ में अपन देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ठीक है, पहले से पहले आपके पास में है ब्रिक्स और
वृक्ष के बारे में आपको बताना है कि भाई वृक्ष है क्या, ठीक है, और उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या नहीं है, इसके क्या क्या अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो इससे दूर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें सम्मिलित करनी चाहिए। दूसरा आ रहा है आपके पास में IBSA, ठीक है, IBSA, ठीक है, और इसी के साथ में थर्ड नंबर आ रहा है आपके पास में वो ये जो IBSA है, जो ये भी क्या है, एसोसिएशन किसकी तरह, वृक्ष की तरह, ठीक है। इसी के साथ में थर्ड नंबर पॉइंट आ रहा है आपके पास में लैंगिक असमानता या लैंगिक न्याय, ठीक है। आपको इन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना है, इन चीज़ों के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तक के लिए वीडियो को एंड तक वॉच किया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल साबित होते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी के साथ में रेगुलर इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए, डिजिटल कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ में अपने दोस्तों के साथ में इसे ज़रूर साझा कीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा और अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा। अपना व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी इस प्रकार से बनाओ कि जब भी कोई नारी या मैं कहूँ कि कोई भी लेडी आपके साथ में हो तो अपने आप को क्या करे, सुरक्षित महसूस करे, या अपन कहें कि प्रोटेक्टेड आपको अपने आप को समझे, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ में, किसी नई ऊर्जा के साथ में, कुछ नया और बेहतरीन सिखाने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।